हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम 11th के फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे आगे, और उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप सबको जैसे पता है कि सॉल्यूशन किससे बना होता है। सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। अब सॉल्वेंट की क्वांटिटी और सोल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिसाइड करती है। ठीक है, और उस कंसंट्रेशन को निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और उन मेथड में से हम 2-3 मेथड आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड होता है मोलैरिटी। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो मोलैरिटी होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के अगर हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या निकाल के देगा? सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल के देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो मोलैरिटी का, मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को v से करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट के लिए हम b यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, मतलब आगे तक हम क्या करेंगे? सॉल्यूट के लिए b यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए a यूज करेंगे। तो इसको आगे तक के लिए ध्यान रखना है तुम लोगों ने। ठीक है, तो क्योंकि हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? NB। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब ये नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? ये मोस्टली सबको पता होगा। गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? W और B से, और मोलर मास को हम कैपिटल M और B से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो B का ध्यान रखना बच्चों, हमने सोल्यूट के लिए यूज किया है। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट को WB से और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को MB से। ठीक है, तो देयरफॉर जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? अब देखो, ये जो नंबर ऑफ मोल्स था इसकी जगह हम क्या रखेंगे? WB अपॉन MB, और इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो बच्चों अगर वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में गिवन होगा फिर तो यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होता है। तो अगर मान लो ये मिलीलीटर में गिवन है या फिर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? मोलैरिटी का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया होगा सबको। अब देखो बच्चों, अगर मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 3 मोलर और उसका वॉल्यूम है 5 लीटर। ठीक है, और उस सॉल्यूशन में मान लेते हैं हमने 2 लीटर वाटर और डाल दिया और उसके वॉल्यूम को 7 लीटर कर दिया, तो उसकी न्यू मोलैरिटी क्या आ जाएगी? मतलब न्यू कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी? वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन, और इसमें होता क्या है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो इसमें M1 की जगह 3 आ जाएगा, V1 की जगह 5 आ जाएगा, V2 की जगह पे 7 आ जाएगा, तो वहां से M2 निकल आएगी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को, कि भाई अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन ये है और एक दूसरा सॉल्यूशन और है जिसका वॉल्यूम तो 7 लीटर ही है और मोलैरिटी 5 लीटर है। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे NaCl का सॉल्यूशन बनाया हमने, एक ये बनाया और एक NaCl का सॉल्यूशन ये बनाया, और इन दोनों को मिक्स करके हम एक न्यू सॉल्यूशन बना रहे हैं। मतलब दोनों को मिक्स करके, तो जो न्यू सॉल्यूशन आएगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। M1V1 पता लग जाएगा यहां से, M2V2 यहां से पता लग जाएगा, और V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? 7 और 5 मतलब कि 12। तो 12 यहां पुट करके M3 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मोलैरिटी होता है। और यूनिट जो होगी मोलैरिटी की, इसका भी ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये यूनिट यूज करनी है तुमने।
जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मोस्टली बच्चे यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है, तो यूनिट मोल पर लीटर पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेते हैं नॉर्मलिटी। अब जो नेक्स्ट है नॉर्मलिटी, और ये जो नॉर्मलिटी है ना, ये मैंने रेगुलर बैच जो है मेरे 11th और 12th वाले, उसमें मैंने नहीं बताया या थोड़ा बहुत हिंट दिया इसके बारे में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे 11th में और 12th में, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है तुम्हारे, लेकिन एंट्रेंस में आता है नॉर्मलिटी, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूं तुम्हें। तो उसमें होता क्या है नॉर्मलिटी में, ये मोलैरिटी, ये जो है नॉर्मलिटी, ये मोलैरिटी के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। देखो क्या हुआ है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या होता था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते थे, इसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, तो ये अभी समझ में आ जाएगा। पहले हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट इसलिए लिखा क्योंकि हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं सॉल्यूट की, ठीक है, तो सॉल्यूट हो जाएगा, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैंने GEQ से डिनोट करा बच्चों, G के लिए ग्राम ले लिया और EQ मतलब इक्विवेलेंट, और नीचे वॉल्यूम। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, वेयर ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट को तो WB से ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट मास है ना, इसको हम कैपिटल MEQ से कर लेते हैं, कैपिटल MEQ से। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो वेयर इक्विवेलेंट मास क्या होगा बच्चों, MEQ, ये होगा मोलर मास अपॉन N फैक्टर, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। अब बच्चों ये N फैक्टर क्या होता है, इसको कैसे पता करते हैं, तो इसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूं तुम्हें पता करने का, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों N फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ एसिड और बेस का N फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें सिर्फ एसिड और बेस के N फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनका N फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो एसिड के अंदर N फैक्टर निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो एसिड गिवन है उसमें कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, मतलब कितने H पॉजिटिव आयन वो रिलीज करेगा एसिड, वो उसका N फैक्टर हो जाता है, और उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं एसिड की। जैसे मान लो हमारे पास HCl है, तो HCl में से एक H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, तो इस HCl की जो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी वो 1 हो जाएगी। तो जो बेसिसिटी होती है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम, N फैक्टर बोलेंगे HCl का, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 है मान लो हमारे पास, तो H2SO4 क्या करेगा, 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, तो इसमें कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है, 2, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, ठीक है, और उसी को क्या बोलेंगे, इसका N फैक्टर बोलेंगे। तो एसिड के अंदर हमें H पॉजिटिव आयन देखने होते हैं, सेम ऐसे ही बेस के अंदर, बेस के अंदर हमें देखना होता है कि कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। जैसे हमारे पास है NaOH, तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो 1 OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी, बेस की क्या निकालते हैं हम, एसिडिटी, वो क्या हो जाएगी, 1। सेम ऐसे ही मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव आयन, तो इसने कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो उसको N फैक्टर बोलेंगे बेस का। तो बहुत सिंपल है, एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन देखने होते हैं कितने रिलीज कर रहे हैं, और बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देखने होते हैं कितने रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NaOH है, अगर तुम्हें बोला जाए कि NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालो, तो क्या बताया मैंने फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास का पीछे, कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और नीचे N फैक्टर। तो मोलर मास NaOH का जब सॉल्व करोगे तुम तो 40 आएगा,
क्योंकि Na23 होता है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, और इसका एन फैक्टर कितना बताया मैंने 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे मतलब 40। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि NaOH का मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह हम H2SO4 ले लेते हैं, जैसे मान लो इसकी जगह पे हमने H2SO4 लिया और तुम्हें बोलते हैं H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो, तो वो कैसे करेंगे? देखो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो H2SO4 का मोलर मास जब कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 98, ठीक है। और उसका एन फैक्टर कितना बताया मैंने तुम्हें 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया हमारे पास H2SO4 का 49, ठीक है। तो जो भी एन फैक्टर होगा उससे डिवाइड करते चले जाने मोलिकुलर मास को, मतलब मोलर मास को, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम यूज करते हैं अगर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो क्या होगा देखो, नॉर्मलिटी में क्या फॉर्मूला बन के आया था हमारा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास और इनटू 1 अपॉन वी, ठीक है ना। बस तो मोलैरिटी में और नॉर्मलिटी में क्या चेंज आया है, सिर्फ इसका चेंज आया। मोलैरिटी के अंदर यहां पे क्या था, मोलर मास था सोल्यूट का, और यहां पे क्या इक्विवेलेंट मास है, और इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं उसका तरीका मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। और यहां पे सेम चीज वही करनी है कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यहां पे वॉल्यूम लीटर में नहीं होता है, किस में होता है, मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब इसकी जैसे यूनिट की बात करें अगर हम, तो यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। उसमें मोल पर वॉल्यूम था, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को नॉर्मलिटी भी। अब एक और लेते हैं मोलैलिटी, और फिर इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है बच्चों मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी के जैसा ही होता है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे थे, और इसमें क्या होगा पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो वो हमें क्या निकाल के देगा, मोलैलिटी। और अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट को पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या निकाल के देगा, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट को तो हमने NB से डिनोट किया लास्ट 2 टाइम्स, मोलैरिटी में भी और नॉर्मलिटी में भी, तो यहां पे भी NB ले लिया। और मास ऑफ सॉल्वेंट इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, WA से, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले मास ऑफ सोल्वेंट सोल्यूट को किससे डिनोट किया था, WB से डिनोट किया था, तो मास ऑफ सोल्वेंट को WA से डिनोट करेंगे। अब वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वही सेम रहेगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट जिसको हमने WB से डिनोट किया था, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको हमने कैपिटल MB से डिनोट किया था। तो देयरफॉर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NB की जगह पे WB अपॉन कैपिटल MB, और यहां पे सॉल्वेंट के मास से उसको डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्मली तो फॉर्मूला यही बनना चाहिए, लेकिन जैसे वॉल्यूम वाले केस में होता था कि मिलीलीटर या लीटर में दिया होगा वॉल्यूम, सेम ऐसी सॉल्वेंट का जो मास होता है वो ग्राम या फिर मतलब ग्राम में दिया होगा, तो उस ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पर केजी लिखा हुआ ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो ये ग्राम्स में दिया हुआ है, तो ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये यूनिट हो जाएगी बच्चों इसकी, ठीक है। तो मोलैलिटी भी समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 चीजें करी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी।
तो अब इन पे न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो मैं तुम्हें कराता हूं, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ ए 0.1 मोलर, मतलब ये जो 0.1 कैपिटल में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मोलैरिटी गिवन है। तो कह रहे हैं नॉर्मलिटी ऑफ ए 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन विल बी, H3PO4 मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड का हम एक सॉल्यूशन दे रखा है और उसकी मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर। तो कह रहा है नॉर्मलिटी बताओ क्या होगी, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, ये रिलेशन होता है। और n फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी एसिड का, उसका मैंने तुम्हें तरीका बताया अभी कि जितने भी वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को जब डिसोशिएट करते हैं तो क्या देगा, 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आइन प्लस फॉस्फेटाइन ऐसे। ठीक है, तो 3H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, इसका मतलब n फैक्टर कितना हो गया इसका, 3। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 इंटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी कितनी है 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.3 कैपिटल N। तो कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं पीछे इसकी यूनिट को, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट बाय मोल बाय लीटर जो बताया था पीछे वो भी कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 0.3 N, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ ए 4% NaOH सॉल्यूशन बाय मास हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर विल बी। कह रहा है हमारे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का, 4% बाय मास है वो। तो बच्चों ये बाय मास का मतलब क्या होता है कि अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 4% NaOH है, मतलब कि 4 ग्राम NaOH है। तो बाय मास का मतलब ये होता है। ठीक है, और डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो पूछ रहा उसकी मोलैरिटी बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो वैसे तो बच्चों इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं तुम्हें कंसेप्ट के हिसाब से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कई बार गलत पुट कर दी वैल्यूज तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो कंसेप्ट से समझना, तो उससे फिर गलती नहीं होगी कभी भी। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट जिसको हमने किससे डिनोट किया था, WB से, वो कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है ना, उसके बाद लिखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको हम कैपिटल MB से डिनोट करते थे। अब सोल्यूट क्या लिया हुआ है NaOH, ठीक है, और उसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है। Na23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट मतलब कि WB मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो WB हमारे पास है 4 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल दे ही रखा है, 1000 तो लिखना आता ही है, पर वॉल्यूम नहीं है हमारे पास। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम डेंसिटी की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे करेंगे, देखो यहां तक समझ आ गया होगा सबको, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो देखो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब निकालते हैं ना, तो इसमें मोस्टली बच्चे गड़बड़ करते हैं। वॉल्यूम सॉल्यूशन में क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, यही होना चाहिए। तो मास में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास क्या पुट करें, तो कोई बच्चा NaOH का मास पुट कर देता है, कोई इसका मोलर मास पुट कर देता है, कोई सॉल्वेंट का मास पुट कर देता है। तो वो नहीं करना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और डेंसिटी हमें सॉल्यूशन दे रखी है, तो मास भी तो हम पूरे सॉल्यूशन का ही लेंगे ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही लेंगे हम। और मास ऑफ सॉल्यूशन
100 ग्राम लिया हमने और डेंसिटी कितनी है 1.2, तो ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100/1.2 मिलीलीटर में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो बच्चों इसमें मोलारिटी में क्या होगा, WB फॉर्मूला था हमारे पास, तो WB कितना है 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 40, यहां पे 1000 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 100 और डेंसिटी नीचे है 1.2, तो वो ऊपर आ जाएगी यहां पे ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहां से ये चला जाएगा, यहां से ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम पर मोल, या क्या था ये मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया ए। ठीक है, तो समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 6.022 into 10⁻20 molecule of urea are present in 100 milliliter of its solution. The concentration of urea solution is। अब देखो इसमें ना मोलिक्यूल्स दे दिए यूरिया के और बोल रहा है 100 मिलीलीटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बताओ क्या होगा। तो इसमें मोलिक्यूल से घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। इन मोलिक्यूल्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है मोलैरिटी, तो बस वही करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इसमें मोल कंसेप्ट यूज करते हैं, और मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 6.022 into 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1 मोल, ये तो पता ही है हमें। तो 1 मोलिक्यूल कितने मोल्स के इक्वल हो जाएगा 1/6.022 into 10⁻23, और हमें कितना गिवन है 6.022 into 10⁻20, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/6.022 into 10⁻23 into 6.022 into 10⁻20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1000, तो इतना मोल आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में शायद कट जाएगा। इतने मोल आ जाएंगे हमारे पास यूरिया के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला तो है ही, ठीक है ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले हैं 1/1000, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 100 मिलीलीटर है, लेकिन इसको अब लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 1000 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 1/100 आ जाएगा। 1/100 कितना होता है 0.01 कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, हाँ डी ऑप्शन आ जाएगी बच्चों। तो क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ए 3.60 मोलर H2SO4, मतलब मोलैरिटी दे रखी है हमें H2SO4 सॉल्यूशन की 3.60 मोलर, और वो 29% H2SO4 है बाय मास। मतलब जो अभी पीछे हमने डेंसिटी वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है। उसमें डेंसिटी गिवन थी, इसमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए शुरुआत इसकी भी सेम वैसे ही करेंगे। टोटल सॉल्यूशन को 100 ग्राम कंसीडर करके यहां से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। मास हमारे पास हो गई सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे कि टोटल सॉल्यूशन को अगर हम कंसीडर कर लें 100 ग्राम, ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट WB से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं WB मतलब मास ऑफ सोल्यूट, जो कि H2SO4 है, वो कितना हो जाएगा 29 ग्राम। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको MB से डिनोट कर रहे हैं, H2SO4 का कैलकुलेट करोगे तो ये 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहां से V कैलकुलेट करेंगे जो मिलीलीटर में आ जाएगी, और वो कैसे कैलकुलेट होगी
WB की जगह पे 29 लगाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 98 और ऊपर 1000 और अपॉन वॉल्यूम, और मोलैरिटी हमें कितनी की है 3.60। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V को एक तरफ रखेंगे, मतलब V को उधर ले आओ और बाकी सारी चीजें नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा 29 इंटू 1000 अपॉन 3.6 और नीचे 98, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 3.6 इंटू 98 ये आ जाएगा वॉल्यूम, ये मिलीलीटर में आ जाएगा, तो इसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब हम इसमें डेंसिटी वाले फॉर्मूले में लगाएंगे इसको डायरेक्ट। तो देखो डेंसिटी क्या आ जाएगी, ये समझ आ गया होगा सबको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमारे पास कितना था, हमने 100 ग्राम कंसीडर किया था, और वॉल्यूम आ गया हमारा 29 इंटू 1000 और ये ऊपर चला जाएगा 3.6 इंटू 98। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत कटिंग करेंगे इसकी, तो इस तरीके से आ जाएगा ये, और क्या आएगा ये 3.6 इंटू 98 अपॉन 29 या 290 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब पुट कर लेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.216 और इसको हम राउंड ऑफ करके 1.22 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगी डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों इसकी, डी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे होगा समझने सबको। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, अब इसी पे हम और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय।